इन्वेस्टमेंट बैंक्स या हेज फंड्स की एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें वो वर्ल्ड वाइड ये देखते रहते हैं ऐसी कौन सी नोन कंपनीज थी या ऐसी कौन सी नोन कंपनीज हैं जो अपने बुरे दौर से गुजर रही हैं। वो वेट करते रहते हैं ऐसे अपॉर्चुनिटी का। और जब ऐसी कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की या उनको जरूरत होती है नए इन्वेस्टर्स की, वो ऐसे टाइम में इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसके कई फायदे होते हैं। एक तो ये कि कंपनी का वैल्यूएशन काफी नीचे से गुजर रहा होता है, मतलब काफी लो वैल्यूएशन पे ये कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये जानते हुए, क्योंकि ये नॉन कंपनीज हैं, इनके ब्रांड्स अच्छे हैं, इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, ये एक ना एक दिन फ्लरिश करेंगी। ये वैल्यूएशन इसलिए नीचे मिल रहा होता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो कंपनी ने लोन ज्यादा ले लिया हो, या कंपनी का मिस मैनेजमेंट चल रहा हो, या उनके प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में कॉम्पीट ना कर पा रहे हो। इसके कई कई और कारण हो सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं या डिस्ट्रेस्ड एसेट इन्वेस्टमेंट्स, जहां पे एसेट कम दामों में मिल रही होती हैं। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको इंडियन मार्केट में भी मिल जाएंगे, जैसे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, जैसे जैन इरिगेशन, जैसे जेपी पावर, जेपी एसोसिएट, आर पावर। तो आज हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में कैसे डिस्ट्रेस्ड वैल्यूएशन वाली कंपनीज आइडेंटिफाई की जाती हैं, और देखेंगे कि जो कंपनीज का नाम मैंने लिया है उनमें से दो तीन कंपनीज के एग्जांपल देखेंगे, उनके फाइनेंशियल देखेंगे, और देखेंगे ये क्यों डिस्ट्रेस्ड वैल्यूएशन में मिल रही थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। या डिस्ट्रेस्ड कंपनी की हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है जैन इरिगेशन। जैन इरिगेशन ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट माइक्रो इरिगेशन कंपनी है। इनके तीन बिजनेस सेगमेंट है मेनली: हाईटेक एग्री इनपुट प्रोडक्ट डिवीजन, प्लास्टिक डिवीजन और एग्रो प्रोसेसिंग डिवीजन। इनका जो रेवेन्यू आता है वो ऑलमोस्ट 33% हर तीन कैटेगरी से आता है। इनकी प्रेजेंस 126 प्लस कंट्रीज में है, और इनके पास 4,000 से ज्यादा डीलर्स हैं जो लगभग 1 करोड़ फार्मर्स को सर्व करते हैं वर्ल्ड वाइड। सबसे मेजर बात, इन्होंने इसराइल की एक कंपनी रिविलिस से मर्जर किया है। इनके पास एक इंटरनेशनल कंपनी थी, जैन इरिगेशन इंटरनेशनल, जो इन्होंने रिविलिस को बेच दी है। और जो इसकी प्रोसीड्स आई हैं उससे इन्होंने अपना बोरोइंग 2800 करोड़ रुपए से कम कर लिया। तो चलिए अब इनके कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, अभी करंट में मार्केट कैप 4,920 करोड़ रुपए की है। इसका शेयर प्राइस अगर हम चार्ट में देखें, तो शेयर प्राइस जो जनवरी 2020 में 3 रुपए 30 पैसे तक पहुंच गया था, वो कंपनी के टर्न अराउंड के बाद से आज 72 रुपए तक पहुंच गया है। ये सबसे पहले हमको पता है कि इनका लोन काफी बढ़ गया था। तो अगर इनकी बैलेंस शीट हम देखें, तो 2013 में जहां इनके पास 3811 करोड़ रुपए का लोन था, वो बढ़ के 2020 में 7159 करोड़ रुपए पहुंच गया था, जिसका इंटरेस्ट कंपोनेंट ही 692 करोड़ रुपए था। आप ये देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थी 2013 से 727 करोड़ से लेकर 926 करोड़ तक आई 2019 तक। लेकिन कोविड के चलते हुए इनको भी काफी फेस करना पड़ा स्ट्रेस, जिसके कारण से ये कंपनी सीधे ऑपरेटिंग लॉस में आ गई। इनका प्रॉफिट मार्जिन जो ऑलमोस्ट सेम रहता था, वो घट के -1% आ गया। और इनका शेयर प्राइस तभी आपने देखा कि 3 रुपए 20 पैसे तक पहुंच गया था। ये टाइम था कि इसने रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में सोचा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में 7159 करोड़ रुपए से घट के पहले 6974 करोड़ रुपए आया, फिर 67, और फिर 2023 में जब रिवेलिस ने पैसा लगाया इसमें, तो ये 3967 करोड़ रुपए इसका लोन हो गया। उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग के बाद इन्होंने फिर से अपनी मार्केट गेन करी। दूसरा एग्जाम्पल हम बात करेंगे आर पावर के ऊपर। रिलायंस पावर के भी दिन अच्छे नहीं चल रहे थे। इसकी बैलेंस शीट में अगर आप देखें, तो बोरोइंग जो 27,482 करोड़ रुपए थी, वो बढ़ के 31,697 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी अपने पीक पर 2018 में। प्रमोटर के पास जो स्टेक 75% था 2017 में, वो पहले 2019 में घट के 56% पे आया। उसके बाद 2020 तक पहुंचते पहुंचते 20% पहुंच गया। एफआईआईस में की भी अगर आप होल्डिंग देखें, तो ये 7%, 7.25% थी 2019 में, जो घट के 5.22% तक आ गई थी। लेकिन इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे, तो लोगों ने एवरेजिंग करी। जिन्होंने अपने 200 रुपए 300 रुपए के आसपास शेयर लिए थे, उन्होंने कम, जब प्राइस हुआ आर पावर का, तो लगभग हर रेट में उन्होंने एवरेजिंग करी। तो आज शेयर प्राइस इसका जो 45 रुपए चल रहा है, वो कभी 2020 में 1 रुपए 15 पैसे तक भी पहुंच गया था। लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने इसमें ऑलमोस्ट अपना सारा होप खो दिया था। लेकिन फाइनली ये भी रिस्ट्रक्चरिंग या डिस्ट्रेस्ड एसेट वैल्यूएशन या डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टमेंट की जो मैंने बात करी, तो एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग 2021 से 2021 में जो 2.15% थी, उससे बढ़ाकर 13% कर दिया। सेम टाइम प्रमोटर की अगर आप होल्डिंग देखें, तो 9% थी 2021 में,
जो बढ़ के अभी 23.27% तक आ गई है। तो प्रमोटर और एफआईआईज ने पैसा इसमें लगाया, वो ये जानकर कि इनका बिजनेस जो था वो अच्छा चल रहा था, लेकिन सिर्फ लोन के कारण से ये कंपनी इतना नीचे आ गई थी। तो अगर जो आप सेल्स देखेंगे रिलायंस पावर की, वो कोविड टाइम में भी 7,562 करोड़ रुपए थी, क्योंकि पावर तो एक नेसेसिटी है, सबको ही चाहिए, इसलिए इनकी सेल्स 7,562 करोड़ रुपए थी। इंटरेस्ट कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो 3,054 करोड़ रुपए था सन 2020 में। इनकी सेल्स ऑलमोस्ट तब से सेम रही है, लगभग 7,500 करोड़ के आसपास। लोन इंटरेस्ट कंपोनेंट आप देख सकते हैं, 3,000 करोड़ से घट के अभी ये 2,200 करोड़ तक आ गया है, जो 2021 में 25,000 करोड़ का 25,500 करोड़ का लोन था, वो घट के अब 14,903 करोड़ रुपए आ गया है। और इसी कारण से जब बैलेंस शीट पर कम लोड हुआ डेट का, तो ये शेयर प्राइस 1 रुपए सवा रुपए से लेकर अभी 47 रुपए का हाई बना के लगभग 45 रुपए के आसपास चल रहा है। तो ऐसे में ही आप ऐसी कंपनीज जो कभी उनके दिन अच्छे हों, लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से जिनका बुरा दौर आता है, वो ऐसे दाम पे मिलती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रिलायंस पावर का जो बुक वैल्यू है वो इस समय 35 रुपए 80 पैसे है, जो पिछले 5 साल का बुक वैल्यू था, पिछले 5 साल पहले वो 42 रुपए 30 पैसे था। मतलब अगर आप कंपनी को उसके प्लांट और एसेट की वजह से अगर आप वैल्यू करते, तब भी उसका शेयर प्राइस 42 रुपए था, जबकि मार्केट में इसका शेयर प्राइस 1 रुपए 20 पैसे 1 रुपए 15 पैसे तक चला गया था। बस इसी का ही वेट करते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स, और ऐसी डिस्ट्रेस वैल्यूएशन पे वो शेयर्स बाई करना शुरू करते हैं। तो चलिए, ये हमने दो एग्जांपल की बात करी। अब हम देखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे डिस्ट्रेस वैल्यूएशन, और कोशिश करेंगे एक ऐसी कंपनी निकालने के लिए। तो हम जाते हैं टूल्स पे, क्रिएट अ स्टॉक स्क्रीन। इसमें हम पहले डालेंगे कुछ पैरामीटर्स, फाइनेंशियल पैरामीटर्स। पहले डालते हैं सेल्स ग्रोथ, पिछले 3 साल की वो 5% से कम रही हो। डेट टू इक्विटी, मतलब जितना ओनर का शेयर है कंपनी में, उससे 3 गुना लोन लिया हो, तो इसको हम देते हैं डेट टू इक्विटी 3। प्रमोटर होल्डिंग 40% से कम, मतलब ये मैं बिलीव करता हूँ कि ऐसी कंपनीज के जो प्रमोटर होते हैं वो हमेशा अपने शेयर्स बेचते रहते हैं कंपनी को चलाने के लिए। अब हम डालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, पिछले 5 साल का इज लेस देन 8, जस्ट अ रैंडम फिगर। और लास्टली हम देखते हैं कि ग्रॉस ब्लॉक जो है, मतलब एसेट का जो ग्रॉस ब्लॉक है, वो ग्रॉस ब्लॉक पीछे जो क्वार्टर था उसमें ज्यादा रहा हो इस क्वार्टर से। तो ग्रॉस ब्लॉक प्रेसीडिंग ईयर इज ग्रेटर देन ग्रॉस ब्लॉक लेटेस्ट क्वार्टर। तो चलिए, इतने पैरामीटर्स हम डाल के देखेंगे कौन सी कंपनीज हमको मिलती हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं 5 कंपनी आई हैं। इसमें से रामा पेपर मिल से, अच्छा, इसमें भी आप देख सकते हैं ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो रिवाइव कर सकती है, उस पे आपको टारगेट करना होगा। तो आप ये अ, आंचल इस्पात, मैक्लॉयड रसेल, ये मेटल की है, फ्लेक्सी टफ वेंचर्स, आई डोंट नो। अक्ष ऑप्टी फाइबर जरूर हम देख सकते हैं। ऑप्टी फाइबर जो है वो टेलीकॉम से रिलेटेड कंपनी है, जहाँ पे ये फाइबर बनाते हैं, केबल्स बनाते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए। और आजकल जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफ़ी गाइडलाइंस आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट का फोकस है। तो मैं ये समझता हूँ कि अक्ष ऑप्टी फाइबर ऐसी कंपनी हो सकती है जो अपने टर्न अराउंड से गुजरे। और अभी आप देख सकते हैं 212 करोड़ रुपए की कंपनी मिल रही है। इसकी बुक वैल्यू 1 रुपए 53 पैसे है। 5 साल पहले इसकी बुक वैल्यू 7 रुपए 83 पैसे थी। अभी 13 रुपए चल रहा है। चलिए देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम देख सकते हैं 2013 में 257 करोड़ थी, जो ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें सेल्स में कोई चेंज नहीं आया, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ऑपरेटिंग लॉस में आ गई है। आपको ये इसी वैल्यूएशन पे इसलिए मिल रही है क्योंकि कंपनी का टाइम अभी ठीक नहीं चल रहा है। इसके चलिए प्रमोटर्स देखते हैं, उनके पास होल्डिंग कितनी है। तो प्रमोटर्स आप देख सकते हैं 2017 से 27, ऑलमोस्ट 28% होल्डिंग थी, जो घट के अभी 25% तक आ गई है। इसको सिर्फ आपको देखना होगा उस नजरिए से कि इन केस यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर आता है या ऐसी कोई न्यूज आती है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। तो आपको बस ध्यान देना होगा
और चलिए चार्ट वाइज भी हम देखते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट वाइज इसमें थोड़ा मूवमेंट आया है रिसेंट के टाइम में। तो चलिए इसको देखते हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे, इसका चार्ट क्या कहता है। अक्ष ऑप्टी फाइबर, इसका हम मंथली चार्ट इसलिए देखेंगे, उससे पता चल जाएगा कि लॉन्ग टर्म व्यू इसका क्या बनता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कंसोलिडेशन जोन है इसका। मैं आपको दिखाऊं, ये मंथली चार्ट है अक्ष ऑप्टी फाइबर का, और फिलहाल में ये कंसोलिडेशन जोन में है। ये एक चैनल इसने शुरू किया है। इसमें ब्रेकआउट आपको देखना हो तो लाइन चार्ट में जाना होगा। इन केस इस मंथ ये 13 रुपए के ऊपर बंद हो जाता है तो इसमें एक नया मूवमेंट आ सकता है, लेकिन दिस इज जस्ट अ गेस। आपको ये ट्रैक करते रहना होगा। कंपनी में कोई भी अगर न्यूज आती है तो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट असली वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, या ऐसी कोई न्यूज आने वाली होगी तो उससे पहले ही आपको चार्ट में दिख जाएगा। जो आप वॉल्यूम्स यहाँ पे देख रहे हैं, ये बढ़ने का कारण यही हो सकता है कि इस कंपनी में कुछ लोग इन्वेस्ट करने के लिए फोकस कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस अप्रोच से आप थोड़ा अपना भी फाइनेंशियल इनपुट लगा के ये स्क्रीनर पे क्वेरी करेंगे तो आपको ऐसी और सारी कंपनीज मिल सकती हैं। हमने जो देखा वो एक सिर्फ एग्जांपल था, लेकिन आप अक्ष ऑप्टी फाइबर पे जरूर पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसको अपने रडार पे रख सकते हैं इन केस इनमें कोई न्यूज आती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। देखते रहिए इक्विटी योग। और हाँ, जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।